आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर पुलिस के द्वारा बताया गया सत्य ही आखिरी सत्य होता तो फिर अदालतों में इंसाफ की गुहार लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर इन अदालतों की, इन जजेस की, इन वकीलों की, ये जो पूरा सिस्टम है इसकी ज़रूरत ही नहीं होती अगर पुलिस के द्वारा बताया गया सत्य ही आखिरी सत्य होता। क्योंकि फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसी को ही नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस ने बता दिया वही दरअसल आखिरी सत्य है, और इसमें सरकार के साथ खड़े हुए लोग या फिर सरकार की गोद में बैठा हुआ मीडिया जो है वो इसको इसी तरह से नॉर्मल बनाने की कोशिश जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पुलिस के द्वारा बताया गया सत्य है वही दरअसल आखिरी सत्य है, और अब इसमें कोई और गुंजाइश नहीं बचती है। और अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये सोचिए कि 10, 20, 25 साल गुजारने के बाद फिर जब लोगों को बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, तो फिर वो क्यों बरी होते हैं? अगर पुलिस के द्वारा बताया गया सत्य ही आखिरी सत्य है, अगर वही सच है, तो फिर पुलिस ने तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा के उनको गिरफ्तार किया है, तो फिर उनके ऊपर वो इल्ज़ाम सिद्ध ही हो गए उनके गिरफ्तार करते ही। अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि ऐसे ही केस की जो महाराष्ट्र से आया है, जहाँ पर मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान नाम के जो दो युवक हैं, जो दो मुस्लिम युवक हैं, उनको 9 साल पहले अगस्त 2012 में नांदेड़ से महाराष्ट्र एटीएस ने ये कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उनके पास से हथियार जो है वो बरामद हुए हैं, और ये लोग दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे, उनके साथ मिले हुए थे, और ये उस साजिश का हिस्सा थे जिसमें पॉलिटिशियंस, पत्रकार और पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको मारने की साजिश रची जा रही थी। ये उसका हिस्सा थे, और ये कहते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया था 9 साल पहले अगस्त 2012 में। उस वक्त मोहम्मद इलियास एक फल विक्रेता थे, यानी कि फलों का वो बेचने का कारोबार करते थे, और मोहम्मद इरफान जो हैं वो इन्वर्टर बैटरी का काम किया करते थे। उन दोनों को 2012 में गिरफ्तार किया गया था, और तब से ही वो लोग जेल में बंद हैं। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए इन दोनों ही लोगों को तमाम आरोपों से बरी कर दिया, ये कहते हुए कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे उसको लेकर जो जांच एजेंसी है वो सबूत मुहैया नहीं करा सकी, और सबूतों के अभाव में इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, और मंगलवार को उनको जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया 9 साल के बाद। 9 साल लगे इन लोगों को इंसाफ पाने में। इस 9 साल तक की जद्दोजहद को आप ये समझिए। 9 साल पहले जो मोहम्मद इलियास हैं उनकी उम्र 29 साल की थी, अभी 9 साल के बाद आप ये सोचिए उनकी उम्र जो है वो 38 साल है, और मोहम्मद इरफान जो है उनकी उम्र 24 साल की थी, और अभी उनकी उम्र 33 साल है। उन दोनों को 2012 में जो है वो गिरफ्तार किया गया था, और कितने संगीन आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए थे कि वो किस तरह से जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा उसके वो मेंबर थे। और फिर उसके बाद 9 साल आप ये सोचिए कि पहले महाराष्ट्र एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया। ये मामला फिर 2013 में 1 साल के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है NIA उसको सौंप दिया गया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसने इस मामले को अपने हाथ में लिया और उसने जांच शुरू की, लेकिन दोनों ही एजेंसीज जो हैं ये साबित करने में पूरी तरीके से नाकाम रही कि लोगों की इन दोनों की किसी भी तरह से कोई संलिप्तता इस तरह के किसी मामले में थी, या इस तरह के किसी आतंकी संगठन का वो हिस्सा थे। मोहम्मद इलियास कहते हैं कि उनके पास ना तो इतना पैसा था और ना ही उनके पास इस तरह की सलाहियत मौजूद थी, ना ही कानूनी दावपेच को वो इस तरह से जानते थे ताकि वो अपनी ज़मानत को लेकर वो हायर कोर्ट में इसको चैलेंज करते। वो ऐसा नहीं कर पाए, और आप ये सोचिए कि इन 9 सालों में वो सिर्फ एक बार, मोहम्मद इलियास सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिल पाए। 9 साल पहले उनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो सिर्फ 2 हफ्ते का था, और 2017 में पहली और आखिरी बार इन 9 सालों में वो अपनी फैमिली से मिल पाए। और अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब घर के 2 कमाने वाले जो लोग हैं वही अगर जेलों में बंद हो तो उसके पीछे से इनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। एक फल विक्रेता, दूसरे की बैटरी की दुकान, कितना वो कमाते होंगे, कितनी उनके पास सेविंग्स होगी, उसमें परिवार का चलाना और उसके साथ साथ कानूनी लड़ाई का भी लड़ना।
आप सोचिए कि परिवार किस दुश्वारी से गुजरा होगा और उसके ऊपर आतंकवाद जैसा एक इस तरह का संगीन आरोप उनके ऊपर, उनके परिवार के एक शख्स के ऊपर लगना, परिवार कितनी मुश्किल से गुजरा होगा। लगभग हर परिवार जो है वो इसी मुश्किल से गुजरता है। मोहम्मद इरफान ये कहते भी हैं कि 9 साल हवा में चले गए, यानी कि 9 साल उनके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। सवाल अब ये लोग ये पूछना चाहते हैं कि इनके सुनहरे 9 साल जो हैं वो अब इनको कौन लौटा कर देगा। 9 साल जो उन्होंने जेल में गुजारे, जो इनका परिवार जो है वो हर कदम हर मिनट जो है जो मुश्किल से गुजरा, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही या कानूनी लड़ाई लड़ना सही या फिर जो ताने उन्होंने सुने होंगे परिवार वालों ने, समाज से, आसपास के लोगों से, वो किस मुश्किल से पूरा परिवार गुजरा होगा। ये 9 साल उनके कौन उन्हें लौटा कर वापस देगा। लेकिन आप ये सोचें कि जैसे ही किसी मुस्लिम युवक को इस तरह के किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है, सबसे पहले उन्हें आतंकवादी करार दे दिया जाता है। आरोप सिद्ध होने से पहले ही जो स्टूडियो में बैठे हुए जो जजेस हैं, हमारे सो कॉल्ड जो पत्रकार हैं, जो वहीं पर ही इंसाफ करते हैं, जो वहीं पर ही सब कुछ सारे आरोप जो है वो सिद्ध कर देते हैं। जैसे ही कोई पकड़ा जाता है मुस्लिम युवक, ये कह दिया जाता है कि आतंकवादी उन्हें पहले ही बना दिया जाता है। और अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब इतने सालों के बाद जब वो रिहा होते हैं तो क्या अब उनको लेकर उसी तरह की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो हैं क्या अब चलाई जाएंगी कि उनको किस तरह से बाइज्जत बरी किया गया है, और क्या माफ़ी मांगी जाएगी उन ऑफिसर्स की तरफ से जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा के इनको गिरफ्तार किया, और उन मीडिया हाउसेस की तरफ से, उन पत्रकारों की तरफ से जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करते ही उन्हें आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था। और ऐसे एक नहीं दर्जनों मामलात हैं। और मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र जो है वो इनकी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, और इस कानूनी लड़ाई में आखिरकार उनको जीत हासिल हुई, और इन दोनों ही लोगों को, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान को, आखिरकार 9 साल के बाद इंसाफ मिला है। और वहीं एक और जो खबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सिद्दीक कप्पन से जुड़ी हुई। सिद्दीक कप्पन और उनके जो 3 और साथी हैं, मसूद और अतीकुर रहमान और जो गाड़ी का ड्राइवर था अलीम, इन चारों लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से इन लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, ये कहते हुए कि हाथरस का जो चर्चित कांड है था उसमें दरअसल ये स्टोरी कवर करने के लिए नहीं बल्कि शांति भंग करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, और ये कहते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया था। अभी मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए मथुरा की जो एक सेशंस कोर्ट है उन्होंने शांति भंग के आरोप से इन तमाम लोगों को बरी कर दिया है, ये कहते हुए, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि 6 महीने में आपको ये जो आरोप लगाए गए हैं शांति भंग का, उसको आपको सबूत उसको लेकर देने होंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो सबूत देने में नाकाम साबित हुई, पर्याप्त सबूत जो है वो नहीं कोर्ट के सामने पेश कर पाई, सिद्ध नहीं कर पाई कि दरअसल ये लोग शांति भड़काने के लिए, दंगा भड़काने के लिए ये लोग वहाँ पर जा रहे थे। ये बताया जा रहा था कि दरअसल जो 2 लोग हैं वो PFI से जुड़े हुए थे, और जो सिद्दीक कप्पन है उनको भी PFI का मेंबर ही बताया गया कि वो भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, और दरअसल शांति भंग करने के लिए वो हाथरस जा रहे थे, और एक साजिश जो है वो पूरी रची जा रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि मथुरा की जो एक सेशंस कोर्ट है, SDM कोर्ट ने इन आरोपों से उनको बरी कर दिया है, और ये कहते हुए कि दरअसल जो शांति भंग करने का जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया वो 6 महीने में जो यूपी पुलिस है वो उनके ऊपर सिद्ध नहीं कर पाई, और यही वजह है कि उनको इन आरोपों से बरी कर दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिन आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था शांति भंग करने के, वो आरोप जो यूपी की पुलिस है वो उन पर सिद्ध नहीं कर पाई। और जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, सिद्दीक कप्पन को, पत्रकार जो है केरल के, और जो उनके साथी थे जो उनके साथ वहाँ पर जा रहे थे, उन लोगों ने क्या कहा वो आपको सुनवाती हूँ, और उसी के साथ आपको मैं यहाँ पर छोड़े जाती हूँ। जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे, अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड। दिस इज फेक केस, कम्प्लीटली फेक केस। ये लोग और उनसे आपके वो जुड़े हुए हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है सबको। चलो ये तानाशाही चल रही है, योगी सरकार की, भगवा सरकार की तानाशाही चल रही है।